हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पर एकता मैम। पढ़ाई अच्छे से जारी होगी आप लोगों की साइंस के पेपर के लिए। न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपको क्लास मैंने अवेलेबल करवाई थी वो आपने देखी होगी। अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अब हम कर लेते हैं रिवीजन हमारे चैप्टर 5, 6 और 7 का। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं क्योंकि अब टाइम हमारे पास बहुत कम है। चैप्टर नंबर 5 जो है ये जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड हमारा चैप्टर। तो पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इस चैप्टर के अंदर देखिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें याद करने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। एक तो क्वेश्चन हमें ये याद करना है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफ्स वो प्राणी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते, अपना खाना खुद ही विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा बना लेते हैं, जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस है। हेटेरोट्रॉफ्स में प्लांट्स के अलावा सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए बाकी ऑर्गेनिज्म्स पर डिपेंड करते हैं, और इसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ मिलकर, और प्लांट्स जो है वो अपना भोजन बना लेते हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक इस चैप्टर में हमें याद करना है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये हमें पता है। कीटभक्षी पौधे या पैरासाइट्स आप जानते ही हैं, जो कि अपना भोजन जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे प्राणी के ऊपर या उसके शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम बात करें डाइजेशन की। डाइजेशन जो टॉपिक आता है इसमें आपसे पूछा जा सकता है ये तो डाइजेशन इन अमीबा, तो वो आपको उसकी सेल बनाकर और बता देना है कि वो सूडोपोडिया की मदद से अपने खाने तक पहुंच जाता है, उसको अंदर इनटेक कर लेता है और इसी मैकेनिज्म से खाने को बाहर में निकाल देता है। डाइजेशन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं उनमें देखिए बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मनुष्य में डाइजेशन की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको मालूम होगा उसके बारे में कि भाई माउथ से खाना एंटर करता है, फेरिंग्स में से, फूड पाइप में से होता हुआ, इसोफेगस में से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। वहां पर HCl होता है। HCl जो है ये खाने के मीडियम को एसिडिक बनाता है। आगे फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है, वहां खाने का जो मीडियम होता है वो बेसिक हो जाता है। खाने का ज्यादातर जो डाइजेशन है वो कहाँ हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो खराब चीजें हैं खाने के डाइजेशन के बाद बची हुई, वो धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है, जो टाइम टू टाइम फीकल मैटर के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। मुख्य रूप से जो एंजाइम्स हमारे काम के हैं वो हमें याद करना है। पहली बात तो हमारी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। एक तो ये याद करना है हमको। ठीक है, और क्या याद करना है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ये हमें पता है। अच्छा, डाइजेशन के बाद क्या क्या कन्वर्जन होता है वो हमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स, ग्लूकोज में, सॉरी, है ना। कार्बोहाइड्रेट तो चेंज हो जाते हैं किसमें, खाने के बाद ग्लूकोज में। उसके बाद प्रोटीन जो है ये डाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाती है एमिनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में। और क्या बच गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, और अगला जो है वो है वसा या फैट। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल यानी कि फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये खाने के बाद लास्ट प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं। इसके बाद बात करें अपन श्वसन की, तो श्वसन में आपको याद ये कर लेना है कि कितने तो ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक तो ये याद कर लें। उसके बाद एक वो क्वेश्चन जो कि जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो हमारे पैरों में या जल्दी जल्दी कोई काम करने से क्रैम्प्स जो आ जाते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, तो जो पाइरुवेट एसिड होता है, ग्लूकोज जो है ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल बनाता है, और ये पाइरुवेट जो है इससे बन जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी पेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वो क्रैम्प उत्पन्न होते हैं। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। ये प्रक्रिया तो होती है हमारे कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर कंप्लीट होती है। क्लियर है। उसके बाद आगे हम बात करें
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से अब की बार हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे, उसके बाद डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस जो है वो मैं आपको एक, देखिए ये हो गया राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल यानी कि अलिंद और वेंट्रिकल यानी कि निलय। अब जो हमें याद करना है वो क्या है, देखिए कि लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर जो ब्लड आ रहा है ये आ रहा है हमारे लंग्स से। लंग्स से प्योरीफाई होकर ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में, और लंग्स के अंदर ये ब्लड कहाँ जा रहा है प्योरिफिकेशन के लिए, राइट वेंट्रिकल से। सही बात, ये होगा इसका फ्लो कि राइट वेंट्रिकल में से यानी कि दाहिने निलय में से ब्लड निकलता है और कहाँ जाता है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रुधिर होता है, ये जाता है प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में, और लंग्स से ये प्योरीफाई होकर कहाँ आ जाता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसकी बात करें, ठीक, तो राइट ऑरिकल ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और बॉडी से जब ये इम्प्योरीफाई हो जाता है तो वापस कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में। और ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। क्योंकि देखिए ब्लड जो है एक बार इम्प्योर ब्लड घूम रहा है और एक बार प्योर ब्लड घूम रहा है, तो पूरे ब्लड को एक बार इम्प्योर और प्योर ब्लड को एक चक्र पूरा करने के लिए 2 बार हमारे हार्ट में से गुजरना पड़ता है, अलग अलग चैम्बर्स में से। इस पूरी प्रक्रिया में 0.8 सेकेंड का लगभग समय लगता है। और साथ ही साथ आपको एक इक्विपमेंट का नाम और याद करना है जो कि है स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर वो उपकरण जो कि नापता है हमारे ब्लड प्रेशर को, यानी कि हमारा हार्ट किस प्रेशर से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर ब्लड के फ्लो को कर रहा है, उस प्रेशर को नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। और एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ये जो बीपी है ये होता है 120/80 mmHg जो नापा जाता है। इसके बाद धमनी, शिरा और कैपिलरीज। तो धमनी या आर्टरीज, आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। आर्टरीज के बाद आती है वीन्स। वीन्स जो होती हैं शिराएं, इनके अंदर इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर इन द सेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ब्लड होता है। कैपिलरीज, धमनियां जो है ये बहुत छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जैसे आंख के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, उनके अंदर भी प्योर ब्लड ही होता है, इन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम जो है, जाइलम और फ्लोएम की बात कर ले तो जाइलम जो है ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के सभी पार्ट्स तक, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। और फ्लोएम जो है ये फ्लो क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि पत्तियों में बने हुए खाने को कहाँ लेकर आता है, प्लांट के सभी पार्ट्स तक लेकर आता है। प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं, रेजिन और गम, रेजिन और गोंद। इसके बाद बात करें डिफ्यूजन की। क्या है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कहा जाता है किसको, विसरण को। विसरण यानी कि जल के अणुओं का, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि जल के अणु जो होते हैं या किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, यानी कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि हमने परफ्यूम लगाया और पूरे कमरे में उसकी खुशबू हो गई, ये क्या है, डिफ्यूजन है। क्लियर। डिफ्यूजन के बाद अगली चीज जो आती है वो है परासरण या ऑस्मोसिस। अब देखिए डिफ्यूजन एयर के मीडियम से हो जाता है, परासरण जो है इसके अंदर एक चीज जरूरी है और वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे कि किशमिश को जब हम पानी में रखते हैं तो वो फूल जाती है, तो किशमिश का जो बाहरी छिलका है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, और इसीलिए वाटर जो है मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ये कहलाता है परासरण। ट्रांसपिरेशन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू पानी जो है वो वेपर के रूप में प्लांट्स में से बाहर निकलता रहता है, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। एक और है गट्टेशन या बिंदु स्त्राव। तो गट्टेशन का मतलब क्या है, गट्टेशन का मतलब है कि प्लांट्स में, जैसे कि सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं कि ओस की बूंदें
घास के पौधों में इकट्ठी हो जाती है किनारों पर, उसे कहा जाता है गटेशन। जल के रूप में पत्तियों के किनारे पर पानी का इकट्ठा होना, ये कहलाता है गटेशन। और लास्ट रह गया हमारा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन, हमने पढ़ी लिया। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर से जो जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, पहली बात तो डायग्राम किसका, न्यूरॉन का बना लेंगे आप, इजी है एकदम से। न्यूरॉन का डायग्राम, एक रिफ्लेक्स एक्शन, ये तो हमें याद करना ही है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको मालूम ही है कि पिन चुप जाती है और हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं, कहाँ पर, हमारे हैंड ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, हैंड ब्रेन का, वो इन रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स जो हैं वो आपकी सूचनाओं को ले जाती हैं और बाद में उसके अकॉर्डिंग ही हमको बिहेव करना पड़ता है, जैसा कि हमारा ब्रेन हमें डायरेक्शन देता है। साथ ही साथ कि ब्रेन के द्वारा सभी काम सोच समझ के किए जाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के लिए इसीलिए ये अलग से सिस्टम है कि हम सोचें समझें उतनी देर में कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए जो इमीडिएट एक्शंस होते हैं उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अगली जो चीज आपको याद करनी है वो है ब्रेन के पार्ट्स के काम, ठीक है। तो मेन तो फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन के लिए सोचना समझना याद करना सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद बात करें ब्रेन के पार्ट्स के बाद, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्क हमें दिया हुआ नहीं है। पश्चिम मस्तिष्क जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, सोच और साथ ही साथ उल्टी या सलाइवेशन का जो सेंटर होता है, वो भी वॉमिटिंग का, वो भी इसी पार्ट में पाया जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर तो होता ही होता है, ठीक। उसके बाद बात करें कि विभिन्न प्रकार की गतियां, जैसे कि क्या क्या थी, एक तो पढ़नी थी हमको फोटोट्रोपिज्म। इनके बारे में आपसे हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल भले ही पूछ लिया जाए। फोटोट्रोपिज्म दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइट की तरफ गति करना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। तना लाइट की तरफ गति करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जड़ जो है, यहाँ लिख देते हैं स्टेम और यहाँ रूट, समझ में आ गया। रूट प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करनी है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फिर था जियोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन, है ना। गुरुत्व यानी गुरुत्व की तरफ गति करेगा तो पॉजिटिव। तो अब जड़ें गुरुत्वीय बल की तरफ गति करती है जमीन के अंदर, तो ये हो जाएंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और नेगेटिव हो जाएगा तना या उसके बाकी सारे पार्ट्स, ठीक। इसके बाद बात हम करें प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स जो है इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जो है ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, ये प्लांट के टिप्स पर ज्यादा पाया जाता है और प्लांट की लंबाई के लिए जिम्मेदार है। ये कहलाता है हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। इसके बाद है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन को बढ़ावा देता है। इसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन, जहां सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है वहां साइटोकाइनिन ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर। और लास्ट वाला है एब्सिसिक एसिड। ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर हैं, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ को कम करता है। प्लांट्स में विल्टिंग, पत्तियों में विल्टिंग जो है वो इसकी वजह से हो जाती है, यानी पत्तियां मुरझाती हैं, समय से पहले झड़ जाती हैं, ये काम है एब्सिसिक एसिड का। ये हो गए सारे हार्मोन। इसके बाद हमें बात करनी है बसंतीकरण, इसके बाद हमें बात करनी है एनिमल हार्मोन्स की। एनिमल हार्मोन्स क्या होते हैं, देखिए कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बाद उनको कहा जाता है एनिमल हार्मोन्स। सबसे पहला एनिमल हार्मोन जब हम पढ़ें तो एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद ये जो हार्मोन है इसे फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन या करो और मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संकटकालीन परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसकी वजह से ब्लड, जब जैसे कोई चिंताजनक या एक्साइटमेंट वाली स्टेज होती है, जैसे हमारा रिजल्ट आने वाला है या मैच के आखिरी ओवर चल रहा है और काफी रन बनाने, उन परिस्थितियों में ये हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है।
और उस स्थिति में होता क्या है कि हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने से पसीने आते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, आंखों की पुतलियां बाहर निकल जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब काम किसके हैं? एड्रेनलिन हार्मोन के। ठीक है, तो जैसे इस समय कल सुबह आपकी हालत होगी एग्जाम देने जाने से पहले, जब पेपर नहीं मिलता है ना तब, तो उस स्थिति में ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है। चलिए, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, हो जाएगा पेपर। तो एड्रेनलिन हार्मोन के बाद थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, ये कुछ मात्रा में हमारी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज को, यानी कि उपापचय से संबंधित गतिविधियों को कंप्लीट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के काम पढ़ लेंगे आप। इसके बाद अगला जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, इसके बाद है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन में आपको मेन तो ये याद रखना है सीक्रेट कहाँ से होता है, तो हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय जो है हमारा, अग्नाशय की बीटा सेल्स या बीटा कोशिकाओं के द्वारा ये इंसुलिन स्रावित होता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसका काम है हमारे रक्त के अंदर शर्करा के लेवल को, यानी कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। चौथा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये मेल्स या पुरुषों में, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल्स में सीक्रेट होता है। ये लो, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन, कि जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए, इस में से आप एक तो याद करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक्स और उनके एग्जाम्पल। जैसे कि अमीबा है तो उसमें बाइनरी फिजन या द्विखंडन से, ठीक, लेशमानिया है तो द्विखंडन से, हाइड्रा है तो मुकुलन से। एक तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स आप याद करेंगे। दूसरी बात आप याद करेंगे फ्लावर का डायग्राम जो है उसको याद करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप याद करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप याद करेंगे। एक तो ये चीजें इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना। और लास्ट जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि उस टॉपिक को पढ़कर आप उसको कितना समझ पाए, कि आपके विचार से ये चीज किस तरह क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो वो पार्ट, ठीक है। इसमें से ये आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट तो यही है। बाकी चैप्टर तो खैर पूरा हमें पढ़ना ही है, पेपर तो बनने गया तो हमारी बुक में से ही, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। चलिए, उसके बाद और जो याद करने वाली बातें हैं, पॉलिनेशन आप याद कर सकते हैं। इसमें से पॉलिनेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परागण, साथ ही साथ एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हो गए इंपॉर्टेंट हमारे, इनको हम अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए।